आज की क्लास के अंतर्गत हम यहाँ पे मध्यकालीन भारत, राजनीति, समाज और संस्कृति सतीश चंद्र का पार्ट एक होगा, या अध्याय 1 का पार्ट 1 होगा। इसको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे आपको मुख्य बात यहाँ पे देख रहे थे, प्रस्तावना में यहाँ कुछ लिखा हुआ है। इसमें कहा किसी राष्ट्र के विकसित होने पर उसके अतीत की समीक्षा आवश्यक हो जाती है। उसके अतीत की समीक्षा आवश्यक हो जाती है। यह देखना जरूरी होता है कि उसकी विरासत का कौन सा हिस्सा प्रासंगिक है और कौन विकास के रास्ते में बाधक है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल की तुलना अक्सर तुर्क और मुगल शासन से की जाती है, जिसका सामाजिक कारकों की जगह राजनीतिक कारकों को प्राथमिकता देना है। देखिए, प्रस्तावना हमें शायद उतनी ज़रूरत तो नहीं है। तो हमें अब आगे अध्याय की ओर शुरू करते हैं। यहाँ हम आगे अध्याय 1 आपके यहाँ पर आपको है भारत और विश्व। अध्याय 1 जो आपके यहाँ पर है वो आपको यहाँ पर है भारत और विश्व। तो हम यहाँ पर अध्याय 1 को पढ़ेंगे। अध्याय 1 में आपको है भारत और विश्व। देखिए, भारत और विश्व में 8वीं से 18वीं सदी तक के 1000 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। भारत और विश्व में 8वीं से 18वीं शताब्दी 8वीं से 18वीं सदी तक के 1000 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। यूरोप और एशिया में भी नई सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं पैदा हुई। इन नई संरचनाओं ने लोगों के सोचने और जीने के ढंग पर गहरा प्रभाव डाला। भारत पर भी पड़ा, क्योंकि भूमध्य सागर के इर्द गिर्द के देशों द्वारा इस क्षेत्र में पैदा होने वाले विशाल साम्राज्यों के साथ, जिनमें रोमन और फारसी साम्राज्य भी शामिल थे। भारत के बहुत पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। अब यहाँ पर देखिए, यूरोप में 6ठी सदी की तीसरी चौथाई तक शक्तिशाली रोमन साम्राज्य, जिसने यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र को एक किया था, 2 भागों में बढ़ चुका था। पश्चिमी भाग को, जिसकी राजधानी रोम थी, रूस और जर्मनी की तरफ से आने वाले स्लाव और जर्मन कबीलों ने रौंद डाला। ये कबीले अनेक खेपों में आए थे तथा पुराने रोमन साम्राज्य के इलाकों को तहस-नहस करने और लूटने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन आगे चलकर ये कबीले यूरोप के विभिन्न भागों में बस गए, जिससे वहाँ की आबादी के चरित्र तथा भाषा और शासन के ढर्रों में गंभीर परिवर्तन आए। आधुनिक यूरोपीय राष्ट्रों में से अनेक की बुनियाद स्थानीय जनता के साथ इन कबीलों के मिश्रण के कारण इसी काल में पड़ी। आधुनिक यूरोपीय राष्ट्रों में अनेक की बुनियाद स्थानीय जनता के साथ इन कबीलों के मिश्रण के कारण इसी काल में पड़ी। यहाँ आगे है कि प्राचीन रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी बैजंतिन कुस्तुंतुनिया में थी। प्राचीन रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी आपको बैजंतिन या कुस्तुंतुनिया में थी। इस साम्राज्य को बैजंतिनी साम्राज्य कहा जाता था। इसमें पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग तथा साथ ही आपको आधुनिक तुर्की, सीरिया और मिस्र समेत उत्तरी अफ्रीका शामिल था। इसने रोमन साम्राज्य की अनेक परंपराओं को जारी रखा, जैसे एक शक्तिशाली राजतंत्र और अत्यंत केंद्रीकृत प्रशासन को। लेकिन धार्मिक विश्वास और कर्मकांडों में पश्चिम के कैथोलिक चर्च से, जिसका मुख्यालय रोम में था, इसके अनेक मतभेद थे। पूर्व के चर्च को यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था। रूस ने आपको यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च और बैजंतीनी शासकों के प्रयास के कारण ही ईसाईयत को अपनाया। बैजंतीनी साम्राज्य एक विशाल और फलता फूलता साम्राज्य था, जिसने पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद एशिया के साथ व्यापार जारी रखा। उसने शासन और संस्कृति की जो परंपराएं पैदा की, उनमें से अधिकांश को बाद में अरबों ने तब अपनाया जब उन्होंने सीरिया और मिस्र को जीत लिया। बैजंतीनी साम्राज्य आपको यूनानी रोम सभ्यता और अरब जगत के बीच एक पुल का भी काम किया और आगे चलकर पश्चिम में यूनानी ज्ञान विज्ञान के पुनरुत्थान में सहायता पहुंचाई। आखिर 15वीं सदी के मध्य में जब
कुस्तुनतुनिया, जब कुस्तुनतुनिया को तुर्कियों ने जीत लिया तो इसका पतन हो गया। पश्चिम में देखिए, पश्चिम में रोमन साम्राज्य के पतन के सदियों बाद, पश्चिम में रोमन साम्राज्य के पतन के सदियों बाद तक पश्चिमी यूरोप में बड़े नगरों का लगभग कोई पता नहीं था विदेशी और घरेलू व्यापार को भारी धक्का लगा। इसका एक कारण सोने का आशय था, इसका एक कारण सोने का अभाव था, मतलब गोल्ड का अभाव था। रोम वाले सोना अफ्रीका से पाते थे और पूरब के साथ व्यापार के लिए उसका उपयोग करते थे। इतिहासकार एक लंबे समय छठी से 10वीं सदी तक के काल को अंधकार युग कहते हैं। इतिहास का एक लंबे समय से 6ठी से 10वीं सदी के काल को अंधकार युग कहते आए हैं। पर यह कृषि के प्रसार का काल भी था जिसने 10वीं सदी के बाद नगरीय जीवन के पुनरुत्थान और विदेशी व्यापार की वृद्धि का रास्ता तैयार किया। 12वीं और 14वीं सदी के बीच 12वीं वृद्धि नगरों का प्रसार था। इटली के पदुआ और मिलान जैसे अनेक नगरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना इस काल की उल्लेखनीय विशेषताएं थी। इन विश्वविद्यालयों ने उन नए ज्ञान विज्ञान और नए विचारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिन्होंने धीरे धीरे पुनर्जागरण को तथा एक नए यूरोप को जन्म दिया। अब यहाँ पर देखिए, अगला आप टॉपिक है फ्यूडलिज्म का उदय। यहाँ पर देखिए, फ्यूडलिज्म का आपके यहाँ पर उदय है। देखिए, रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के समाज और नई शासन व्यवस्था का जन्म हुआ। धीरे धीरे विकसित होने वाली इस नई व्यवस्था को फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडलिज्म लैटिन शब्द फ्यूडम से उत्पन्न हुआ है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद फिफ होता है। इस समाज में सबसे शक्तिशाली वे सरदार थे जो अपने सैनिक अनुयायियों के बल पर बड़े बड़े इलाकों पर हावी थे और शासन में भी अहम भूमिका निभाते थे। राजा एक अधिक शक्तिशाली सामंत जैसा ही होता था। कालांतर में राजतंत्र और मजबूत हुआ और सरदारों की शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया गया, जो बराबर आपस में रहते थे, जिससे सामाजिक अराजकता की स्थिति पैदा होती थी। इसे नियंत्रित करने का एक ढंग यह था कि राजा सरदारों को अपना वेसेल या अधीनस्थ बनाकर उनसे अपने प्रतिनिष्ठा की शपथ लेता था और बदले में उनके कब्जे वाले इलाकों को उनकी फीफ के रूप में मान्यता देता था। फिर ये सरदार अपने वेसेल नियुक्त करते थे और अपनी फीफ में से उन्हें एक भाग देते थे। सिद्धांत के स्तर पर राजा एक गद्दार वेसल की फीफ पर कब्जा कर सकता था, लेकिन व्यवहार में ऐसा कम ही होता था। इस तरफ फ्यूडल व्यवस्था में शासन पर एक भूस्वामी कुलीन वर्ग का वर्चस्व था। यह कुलीन वर्ग जल्द ही पैतृक बन गया और उसने हर कोशिश की कोई बाहरी व्यक्ति उसकी कतार में न आ सके। पर यह कुलीन वर्ग कभी भी पूरी तरह बंद नहीं रहा, क्योंकि गद्दार सरदार हटाए जाते थे तथा नए नियुक्त किए जाते थे या उभर कर सामने आते थे। फ्यूडल व्यवस्था से दो और विशेषताएं भी जुड़ी हुई है। उनमें एक विशेषता थी सर्फडम की। सर्फ ऐसा एक किसान होता था जो जमीन जोतता बोता था, पर अपने स्वामी या सरदार की आज्ञा के बिना अपना पेशा नहीं बदल सकता था। किसी और इलाके में बस नहीं सकता था या शादी नहीं कर सकता था। मेनर की व्यवस्था भी जुड़ी थी। मेनर वह किला होता था या हवेली होती थी जो जहां लॉर्ड या स्वामी रहता था। अनेक यूरोपीय देशों में इन मेनरों के लॉर्ड बड़े बड़े इलाकों के भी मालिक होते थे। भूमि के एक भाग की जुताई लॉर्ड सीधे अपनी निगरानी में अपने सर्पों की सहायता से कराता था, और ये सर्प अपने खेतों के अलावा लॉर्ड के खेतों को जोतने बोने के लिए बाध्य होते थे। सिद्धांत के स्तर पर भूमि लॉर्ड की होती थी तथा सर्प उसे नकद या जिन्स के रूप में महसूल भी चुकाता था। कानून व्यवस्था बनाए रखने, न्याय प्रदान करने आदि की जिम्मेदारी भी मैनर के लॉर्ड पर ही होती थी। चूंकि उन दिनों काफी अव्यवस्था फैली हुई थी, इसलिए कभी कभी स्वतंत्र किसान भी सुरक्षा के बदले मैनर के लॉर्ड का वेसल बनने को तैयार हो जाते थे। अब आगे यहाँ पर आपको है, कुछ इतिहासकारों का मत है कि सर्फडम प्रथा और मेनर व्यवस्था फ्यूडलिज्म के अभिन्न अंग थे, और इसलिए जिन समाजों में इन दोनों का वजूद नहीं था उनमें फ्यूडलिज्म की बात करना गलत है। लेकिन यूरोप के सभी भागों में मेनल थे भी नहीं। भारत में न सर्फडम प्रथा थी और व्यवस्था, लेकिन स्वामी तत्व
इसका नहीं है कि किसान औपचारिक दृष्टि से स्वतंत्र था या नहीं, बल्कि इसका है कि वे किस ढंग से और किस सीमा तक अपनी स्वतंत्रता यूरोप के अनेक देशों में 14वीं सदी के बाद मैनर व्यवस्था का और श्रम के रूप में महसूल चुकाने अर्थात लॉर्ड की भूमि को महसूल के रूप में मुक्त जोतने बोने की व्यवस्था का लोप हो गया। यूरोप में सामंतवाद से जुड़ी एक और विशेषता सेना का संगठन थी। घोड़े पर बैठा बख्तरबंद नाइट सामंती व्यवस्था का सबसे ज्वलंत प्रतीक था। यूरोप में घुड़सवार युद्ध कला का आरंभ मोटे तौर पर 8वीं सदी से अधिक पीछे नहीं जाता। रोमन काल में लंबे बर्छों और छोटी तलवारों से लैस बड़े छोटे पैदल दस्ते सेना के प्रमुख अंग थे। घोड़ों का प्रयोग रथ खींचने के लिए किया जाता था, जिसमें हाकिम सवारी करते थे। आम विश्वास है कि युद्ध की कला अरबों के आगमन के साथ बदली। अरबों के पास बड़ी तादाद में घोड़े तथा उनकी तेज गति और सवार तीरंदाजों ने पैदल सेना को बड़ी सीमा तक नाकाम बनाकर रख दिया। इस नई युद्ध कला के लिए आवश्यक संगठन विकसित करने और बनाए रखने की समस्याओं ने यूरोप में सामंतवाद के विकास में मदद पहुंचाई। कोई भी राजा अपने संसाधनों के बल पर विशाल घुड़सवार सेना बनाए रखने तथा उसे हथियारों और साज सामान से लैस करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। इसलिए सेना का विकेंद्रीकरण किया गया तथा राजा की सहायता के एक निर्धारित संख्या में घुड़सवार और पैदल सेना कायम रखने की जिम्मेदारी फ्यूडल लॉर्डों को सौंप दी गई। दो आविष्कारों के कारण घुड़सवार युद्ध लड़ाई का प्रमुख रूप बना। घुड़सवार युद्ध लड़ाई का प्रमुख रूप बना। ये आविष्कार थे तो काफ़ी पहले के, मगर इनका व्यापक उपयोग इसी काल में आपको आरंभ हुआ। पहला आविष्कार लोहे की रकाब था। लोहे की रकाब के कारण हथियारों से पूरी तरह लैस सैनिक को तीर चलाते समय घोड़े की पीठ से गिरने का भय नहीं रहता था। उसके कारण सवार अपने शरीर से भाले को सटाकर हमला भी कर सकता था और उसके जवाबी आघात के कारण नीचे नहीं गिरता था। इससे पहले या तो लकड़ी की रकाब का प्रयोग किया जाता था या रस्सी के एक टुकड़े का, जिसमें बस पाँव टिका कर रखा जा सकता था। दूसरा आविष्कार था एक नए प्रकार की जीन का, जिसके कारण घोड़ा पहले की अपेक्षा दोगुना बोझ लेकर चढ़ सकता था। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों आविष्कार पूर्व से यूरोप में पहुंचे, संभवतः चीन और कोरिया से। भारत उनका प्रसार 10वीं सदी से शुरू हुआ। इस तरह राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक अनेक कारण यूरोप में फ्यूडलिज्म के विकास को उत्तरदायी थे। 11वीं सदी के बाद जब और भी शक्तिशाली सरकार सामने आई, तब ये परंपरा इतनी जड़ पकड़ चुकी थी कि राजा फ्यूडल लॉर्डों की शक्ति को आसानी से कम नहीं कर सकता था। इस तरह राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक अनेक कारण यूरोप में फ्यूडलिज्म के विकास को उत्तरदायी थे। 11वीं सदी के बाद जब और भी शक्तिशाली सरकारें सामने आई, तब ये परंपरा इतनी जड़ पकड़ चुकी थी कि राजा फ्यूडल लॉर्डों की शक्ति को आसानी से कम नहीं कर सकता था। इतिहास का जिसे मध्यकाल कहते हैं, उस काल में फ्यूडलिज्म के अलावा यूरोप में जीवन के ढर्रे को ईसाई चर्च ने भी निर्धारित किया। हम बेंजतीनी साम्राज्य और रूस में यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च की भूमिका का पहले ही हवाला दे चुके हैं। पश्चिम में एक शक्तिशाली साम्राज्य के अभाव में कैथोलिक चर्च ने शासन के भी कुछ कार्यभार संभाल लिए। पोप जो कैथोलिक चर्च का प्रमुख था, एक धर्मगुरु ही नहीं रहा, बल्कि ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके पास काफ़ी कुछ राजनीतिक और नैतिक सत्ता भी थी। देखिए पश्चिम एशिया और भारत की तरह यूरोप में भी आपको मध्यकाल धर्म का काल था। मध्यकाल जो था धर्म का काल था। जो धर्म का प्रवक्ता होता था, उसके पास काफ़ी शक्ति और प्रभाव होता था। राजाओं और सामंत सरदारों से मिले भूदानों और धनी सौदागरों से प्राप्त दानों के बल पर अनेक मठ और विहार स्थापित किए गए। इनमें से आपको फ्रांसिस्कन जैसे कुछ सिलसिले जरूरतमंदों और गरीबों के लिए कार्यरत थे। अनेक मठ यात्रियों को चिकित्सा सहायता या वे शिक्षा और विज्ञान की कला पैदा हुई और उन शासकों के साथ उनका टकराव होने लगा जो चर्च और पोपों की दुनियावी ताकत से चिढ़े हुए थे। आगे चलकर यह टकराव पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन में प्रतिबिंबित हुआ।
अब आगे के यहाँ पर टॉपिक है अरब दुनिया। यहाँ पर देखिए कि अरब 7वीं सदी के बाद इस्लाम के उदय ने पश्चिम एशिया और पड़ोसी क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों पर गहरा प्रभाव डाला। एक प्रमुख तत्व आपस में लड़ने वाले अरब कबीलों का एकीकरण था, जिसके फलस्वरूप एक शक्तिशाली समाज का जन्म हुआ। आरंभिक खलीफों द्वारा स्थापित अरब साम्राज्य में अफ्रीका और स्पेन शामिल थे। अरब कबीलों के अंदरूनी मतभेदों और गृह युद्धों के कारण 8वीं सदी के मध्य में दमिश्क में बैठा खलीफा सत्ता खो बैठा और अब्बासी नाम का एक नया वंश सत्ता में आया। उसने नव स्थापित नगर बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। अब्बासी साम्राज्यों में से एक रहा। उस अब्बासी खलीफा पश्चिम भारत से जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर भी उनका नियंत्रण था। अब्बासियों ने इस क्षेत्र के व्यापारिक मार्ग को जो शांति और सुरक्षा प्रदान की, वह इस क्षेत्र की जनता की खुशहाली और अब्बासी दरबार किसानों शौकत एक महत्वपूर्ण कारण था। अरब पक्के सौदागर थे इस काल में वे जल्द ही सबसे उद्यमी और धनी सौदागर और समुद्री यात्रियों के रूप में मशहूर हो गए। सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की शानदार इमारतों वाले अनेक नगर उभर कर सामने आए। इस काल में अरब नगरों के जीवन स्तर और सांस्कृतिक वातावरण का दुनिया में कोई सानी नहीं था। अरबों ने सोने के दिनार और चांदी के दिरहम भी चलाए, जो पूरी दुनिया में व्यापार का मुद्दा बन गए। अरबों ने सोने के दिनार और चांदी के दिरहम भी चलाए, तो सोने के दिनार और चांदी के दिरहम भी चलाए, जो पूरी दुनिया में व्यापार का मुद्दा बन गई। यह सब अफ्रीकी सोने तक अरबों की पहुंच के कारण संभव हुआ। अरबों ने दोहरी प्रविष्टियों वाले खातों का, उन्नत खातेदारी का तथा बड़े पैमाने पर लंबी चौड़ी बैंकिंग और ऋण व्यवस्था का आरंभ किया, जिनमें विनिमय के बीजक मतलब हुंडियां भी शामिल थे। अब यहाँ तक अब यहाँ पे आपको है क्या कि इस काल के सबसे मशहूर खलीफा अल मामून और हारून अल रशीद थे। उनके दरबार और महल किसानों, शौकत, ज्ञान विज्ञान में प्रवीण लोगों को उनसे मिलने वाला सिलसिला अनेक कथा कहानियों के विषय बन गए। आरंभ में अरबों ने जिन प्राचीन सभ्यता को जीता था, उनके वैज्ञानिक ज्ञान और प्रशासनिक कौशल को आत्मसात करने की उन्होंने उल्लेखनीय क्षमता दिखाई। प्रशासन चलाने ईसाई या यहूदी जैसे गैर मुसलमानों को तथा गैर अरबों को भी नियुक्त करने में उन्हें कोई हिचक नहीं थी। खासकर ईरानियों को, जिनमें से अनेक फारसी थे और बौद्ध भी। हालांकि अब्बासी खलीफा रूढ़िवादी मुसलमान थे, पर उन्होंने सभी दिशाओं में ज्ञान के दरवाजे खोल दिए, बशर्ते वह ज्ञान इस्लाम के बुनियादी तत्वों को चुनौती न दे। खलीफा अल मामून ने यूनानी, बेंजतीनी, ईरानी और विभिन्न सभ्यताओं के ज्ञान ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कराने के लिए बगदाद में एक बैत उल हिकमत ज्ञान गिरी की स्थापना की। खलीफों की कायम हुई मिसाल को कुलीनों ने भी अपनाया। बहुत कम समय में विभिन्न देशों के सभी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ग्रंथ अरबी में उपलब्ध हो गए। यूरोपीय विद्वानों के एक समर्पित दल द्वारा हाल में किए गए अध्ययनों के फलस्वरूप अरबों पर यूनानी विज्ञान और दर्शन शास्त्र के प्रभाव के बारे में आज हम बहुत कुछ जानते हैं। हमें अब अरब दुनिया पर चीनी विज्ञान और दर्शन शास्त्र के प्रभाव का भी बेहतर ज्ञान है। कंपास, कागज, छपाई, बारूद और यहाँ तक कि मामूली सी एक पहिया ठेलेगाड़ी भी इस काल में चीन से अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। वेनिस के मशहूर यात्री मार्क पोलो ने चीन के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने तथा चीन यूरोप व्यापार पर अरबों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए ही चीन की यात्रा की थी। दुर्भाग्य से इस काल में अरब दुनिया के साथ भारत के आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के बारे में तथा अरब दुनिया को भारत की वैज्ञानिक देन के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है।
8वीं सदी में अरबों द्वारा जीते जाने के बाद सिंध भारत और अरब दुनिया के बीच वैज्ञानिक सांस्कृतिक संबंधों का माध्यम बन गया। दशमलव प्रणाली देखिए, दशमलव प्रणाली जो आधुनिक गणित का आधार है तथा जो भारत में 5वीं सदी में विकसित हुई थी, इसी कारण अरब दुनिया में पहुंची। 9वीं सदी में अरब गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी ने इसे अरब दुनिया में लोकप्रिय बनाया। एबेलार देखिए, एबेलार नाम के एक भिक्षु के जरिए यह ज्ञान 12वीं सदी में यूरोप में पहुंचा, जहां उसे अरब अंक प्रणाली के नाम से जाना गया। तो अब यहाँ पर आपको है खगोल शास्त्र और गणित से संबंधित अनेक भारतीय ग्रंथों के अरबी अनुवाद हुए। खगोल शास्त्र की सुप्रसिद्ध रचना सूर्य सिद्धांत जिसे आर्यभट्ट ने संशोधित और परिष्कृत किया था, इन ग्रंथों में एक थी। देखिए, सुप्रसिद्ध रचना खगोल शास्त्र की सुप्रसिद्ध रचना एक सूर्य सिद्धांत जिसे आर्यभट्ट ने संशोधित और परिष्कृत किया था, इन ग्रंथों में से एक थी। चरक और सुश्रुत के आयुर्विज्ञान संबंधी ग्रंथों के भी अनुवाद हुए। भारतीय व्यापारी और सौदागर इराक और ईरान के बाजारों में जाते रहता। बगदाद में खलीफा के दरबार में भारतीय चिकित्सकों और उस्ताद कारीगरों का स्वागत किया जाता रहा। संस्कृत के अनेक साहित्यिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया, जैसे कलील व दिमना मतलब पंचतंत्र, जो पश्चिम ईसप की कथाएं एसोप्स फेबर्स का आधार बन गया। अरब दुनिया पर भारतीय विज्ञान और दर्शन का तथा बाद के काल में भारत पर अरब विज्ञान के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन इन दिनों जारी है। अब 10वीं सदी के आरंभ तक अरब इस स्थिति में पहुंच गए थे कि वे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं को योगदान कर सके। इस कारण अरब दुनिया में आपको ज्यामिति, बीजगणित, भूगोल, खगोलविज्ञान, प्रकाशिकी, रसायन, चिकित्सा आदि के विकास ने उसे विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया। अरब भूगोल शास्त्रियों की रचना और मानचित्रों ने विश्व संबंधी ज्ञान को उन्नत बनाया। अरबों ने खुले समुद्र में यात्रा करने के नए साधनों के विकास में भी मदद पहुंचाई। इन साधनों का 15वीं सदी तक उपयोग होता रहा। अब भारत और पड़ोसी देशों के बारे में अरब व्यापारियों की वृत्तांत हमारे जानकारी का उपयोगी स्रोत है। दुनिया के कुछ सबसे समृद्ध पुस्तकालय तथा कुछ प्रमुख वैज्ञानिक प्रयोगशाला अरब दुनिया में इसी कारण स्थापित की गई। दुनिया के कुछ सबसे समृद्ध पुस्तकालय तथा प्रमुख वैज्ञानिक प्रयोगशाला अरब दुनिया में इसी कारण स्थापित की गई। पर यह याद रखना जरूरी है कि इनमें से अनेक उपलब्धियां अरब से बाहर खुरासान, मिस्र, स्पेन आदि के लोगों द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम थी। इसे अरब विज्ञान इसलिए कहा गया कि इस पूरे क्षेत्र में अरबी ही साहित्य और चिंतन की भाषा थी। अरब दुनिया में विभिन्न देशों के लोग स्वतंत्र रूप से जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकते थे, जहाँ चाहे काम कर सकते थे और बच सकते थे। वैज्ञानिक और विद्वानों को प्राप्त उल्लेखनीय बौद्धिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उनको प्राप्त संरक्षण भी अरब विज्ञान एवं सभ्यता की उल्लेखनीय वृद्धि के महत्वपूर्ण कारण थे। ईसाई चर्च के कठोर रवैये कारण यूरोप में उन दिनों ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। भारत में भी शायद ऐसी ही स्थिति थी, क्योंकि इसी कारण अरब वैज्ञानिकों में से शायद ही कोई भारत में आया हो। भारतीय विज्ञान के विकास की गति भी धीमी रही। अंततः इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले राजनीतिक और आर्थिक विकास क्रमों के कारण और उससे भी बढ़कर मुक्त चिंतन का गला घोटने वाले रूढ़िवाद की वृद्धि कारण 12वीं सदी के बाद अरब विज्ञान का पतन होने लगा। लेकिन स्पेन में 14वीं सदी तक इसका विकास जारी रहा। लेकिन स्पेन में 14वीं सदी तक इसका विकास आपको जारी रहा। अब यहाँ पर आपको अफ्रीका देखिए, अगला यहाँ पर आपको टॉपिक अफ्रीका देखिए। अरबों ने हिंद महासागर, पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर के व्यापार के साथ अफ्रीका के घनिष्ठतर संबंध कायम किए। अफ्रीका के पूर्वी तट के किनारे मलिंदी और जंजीबार तक अरबों के प्रवास और व्यापारिक कार्यकलापों में बहुत वृद्धि हुई। लेकिन अरबों के व्यापार में बड़े पैमाने पर गुलामों का तथा सोने मतलब गोल्ड जिसे बोलते हैं, सोने, हाथी दांत आदि का निर्यात भी शामिल था। अफ्रीका में एक काफी प्राचीन है शक्तिशाली इथियोपिया का राज भी था, जिसमें अनेक नगर इथियोपिया वाले हिंद महासागर में अदन से लेकर भारत तक व्यापार करते थे। हबशी कहलाने वाले अनेक इथियोपियावासी ईसाई थे।
हबशी कहलाने वाले ऐसे अनेक इथियोपियावासी ईसाई थे। हिंद महासागरीय व्यापार में वे बैजेंटीनी साम्राज्य के घनिष्ठ सहयोगी थे। बैजेंटीनी साम्राज्य के पतन के बाद उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अब देखिए यहाँ पे देखिए चीन और दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ पे देखिए चीन और दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ पे आपको देखिए चीन के साथ भारत के प्राचीन काल से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध थे। जल और थल दोनों के रास्ते चीन के साथ भारत के प्राचीन काल से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध थे। जल और थल दोनों के रास्ते 8वीं और 9वीं सदियों में तांग शासन संस्कृति प्रगति के उच्च सोपान पर पहुंच चुकी थी। तांग शासकों के अधिराज्य मध्य एशिया में शिनकियांग के बहुत बड़े हिस्सों पर जिनमें कासगढ़ भी शामिल था, फैली हुई थी। इसके कारण जिसे रेशम मार्ग कहते हैं, उससे होकर स्थलीय व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला। इस रास्ते से रेशम ही नहीं बल्कि उम्दा चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कम कीमती रत्न पुखराज की बनी वस्तुएं भी पश्चिम एशिया, यूरोप और भारत को निर्यात की जाती थी। चीन में विदेशी व्यापारियों का स्वागत होता था। उनमें से अनेक अरब फारसी भारतीय समुद्री मार्ग से दक्षिण चीन में आए और कैंटन में बस गए। नई सदी के मध्य में तांग साम्राज्य का पतन हुआ तथा 10वीं सदी में उसे सुंग राजवंश ने आपको विस्थापित कर दिया। सुंग राजवंश, आप देखिए कि सुंग राजवंश लगभग 300 वर्षों तक चीन पर शासन करता रहा। आरंभिक सुंग काल विशेषकर 11वीं सदी का काल चीन में अत्यधिक आर्थिक प्रसार का काल था। इसी काल के दौरान बाद के अनेक यूरोपीय आविष्कारों के आद्य रूप सामने आए। दक्षिण पूर्व एशिया भारत और श्रीलंका के साथ चीन का समुद्र मार्गी व्यापार भी बढ़ा। आगे चलकर 13वीं सदी में चीनी शासन तंत्र की बढ़ती कमजोरी ने मंगोलों को चीन विजय का अवसर दिया। उन्होंने चीन में मौत और तबाही का तांडव किया, लेकिन अपने घोर अनुशासित और गतिशील घुड़सवार दस्तक बल पर मंगोल पहली बार एक शासन के अंतर्गत उत्तर और दक्षिण चीन का एकीकरण करने में सफल रहे। कुछ समय तक उन्होंने टोकिन उत्तर वियतनाम और अनाम दक्षिण वियतनाम को भी अपने कब्जे में रखा। उत्तर में उन्होंने कोरिया को लौट डाला। इस तरह मंगोलों ने पूर्वी एशिया में एक ऐसी विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में होती थी। वेनिस का यात्री मार्को पोलो कुछ समय तक चीन के मंगोल शासकों में सबसे अधिक विख्यात कुबलाई खान के दरबार में रहा था। उसने इस दरबार का एक जीता जागता चित्र खींचा है। मार्को पोलो समुद्री मार्ग से इटली लौटा और रास्ते में उसने भारत में मालाबार को भी देखा। इस तरह संसार के विभिन्न भाग पहले से करीब आ रहे थे तथा उनके व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ रहे थे। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को कुछ चीनी शासकों की विस्तारवादी मुहिम का सामना करना पड़ा। तब तक चीन ने एक मजबूत नौसेना तैयार कर ली थी, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के राज्य अधिकतर स्वतंत्र ही रहे। इस क्षेत्र में इस काल में पनपने वाले दो सबसे शक्तिशाली राज्य सेलेन और कम्बुज साम्राज्य थे। सेलेन राजवंश 8वीं सदी में उभरा। सेलेन राजवंश आपको 8वीं सदी में उभरा तथा उसने श्रीविजय साम्राज्य को काफी हद तक विस्थापित कर दिया। शैलेंद्र साम्राज्य 10वीं सदी तक फलता फूलता रहा। इस साम्राज्य के चरम काल में इसमें सुमात्रा, जावा, मलय प्रायद्वीप, सियाम, आधुनिक थाईलैंड के कुछ भाग शामिल थे और तेज चलने वाली नौका भी 2 साल में इस विशाल साम्राज्य का चक्कर नहीं लगा सकती थी। शैलेंद्र शासकों के पास एक मजबूत नौसेना थी तथा चीन के साथ समुद्री व्यापार पर उनका वर्चस्व था। दक्षिण भारत के पल्लवों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। पल्लव नौसेना विशेषकर बंगाल की खाड़ी में सक्रिय थी। दक्षिण पूर्व के देशों और चीन के साथ समुद्री व्यापार इतना महत्वपूर्ण हो चला था कि 10वीं सदी में एक चोर शासक ने सुमात्रा और मलाया की ओर अपने नौसैनिक अभियान रवाना किए ताकि संचार के समुद्री रास्ते को खुला रखा जा सके तथा व्यापार के नए अवसरों की तलाश की जा सके।
ईस्वी संवत के आरंभिक सदियों में, बल्कि उससे पहले भी इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। अनेक चीनी और भारतीय व्यापारी इस साम्राज्य की राजधानी प्लेमबर्ग जाते थे, जो सुमात्रा में स्थित था। प्लेमबर्ग और भी पहले संस्कृत और बौद्ध अध्ययनों का केंद्र बना हुआ था। इस काल में राजाओं ने यहाँ भव्य मंदिर बनवाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध पूर्वी जावा का बोरोबुदुर मंदिर है, जो बुद्ध को समर्पित है। बोरोबुदुर मंदिर है जो बुद्ध को समर्पित है। यहाँ एक मुकम्मल पहाड़ी है जिसे तराश कर 9 मंजिलें निकाली गई। यहाँ एक पहाड़ी भी है। यहाँ एक मुकम्मल पहाड़ी है जिसे तराश कर 9 मंजिलें निकाली गई है, और सबसे ऊपर एक स्तूप है। रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्यों के दृश्य इस मंदिर की पट्टिकाओं पर दिखाए गए हैं, तथा ये साहित्य, लोक कला, कठपुतली के खेलों आदि के लिए पसंदीदा विषय रहे हैं। शैलेंद्र शासक को जबाग का महाराज कहा जाता था। शैलेंद्र शासक को जबाग का महाराज कहा जाता था, जिसका अर्थ सुवर्ण भूमि था। शैलेंद्र शासक को जबाग का महाराज कहा जाता था, जिसका अर्थ सुवर्ण भूमि था। कंबुज साम्राज्य, देखिए कंबुज साम्राज्य आपको कंबोडिया और अन्ना मतलब दक्षिण वियतनाम में फैला हुआ था। उसने फुनान के हिंदू रंगे राज्य को विस्थापित किया था, जिसका इस क्षेत्र में पहले वर्चस्व था। कंबुज साम्राज्य 15वीं सदी तक फलता फूलता रहा था। उसने सांस्कृतिक विकास और समृद्धि का एक ऊंचा स्तर प्राप्त कर लिया था। कंबोडिया में अंकोरथम के पास स्थित मंदिर समूह को मंदिर निर्माण का सिलसिला 10वीं सदी में आरंभ हुआ। उसके बाद हर राजा अपनी याद छोड़ने के लिए वहाँ एक नया मंदिर बनाता रहा, और इस तरह 3.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वहाँ 200 से अधिक मंदिर बन गए। इनमें से अंकोरवाट का मंदिर सबसे बड़ा है। इसमें 3 किलोमीटर लंबे बंद गलियारे हैं, जिसमें देवी देवता और अप्सराओं की सुंदर मूर्तियाँ आपको है, तथा कुशलता से तराशी गई ऐसी पट्टिकाएं हैं जिन पर रामायण और महाभारत के दृश्य अंकित है। 1860 में एक फ्रांसीसी द्वारा की गई खोज के पहले तक बाहरी दुनिया इमारतों की इस पूरे समूह को पूरी तरह भूल चुकी थी, और वह अधिकतर जंगलों से ढक चुका था। दिलचस्प बात यह कि मंदिर निर्माण का काल 10वीं से 12वीं सदी तक तीव्रतम गति से चला, जो भारत में भी मंदिर निर्माण का सबसे शानदार काल था। मलय प्रायद्वीप के दक्कल बंदरगाह से स्थल के रास्ते चीन सागर तक यात्रा करते हुए अनेक भारतीय व्यापारी दक्षिण चीन गए। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और दक्षिण चीन में अनेक ब्राह्मण और आगे चलकर बौद्ध भिक्षु बस गए। बौद्ध धर्म आपको चीन से लेकर कोरिया और जापान में पहुंचा। भारतीय भिक्षु कोरिया में गए और वहां उन्होंने एक कोरियाई लिपि के विकास को प्रभावित किया, जो भारतीय लिपि से मिलती जुलती थी। कालांतर में भारत में तो बौद्ध धर्म का ह्रास हो गया, पर दक्षिण पूर्व एशिया में वह फलता फूलता रहा। वास्तव में वहाँ बौद्ध धर्म ने हिंदू देवी देवताओं को आत्मसात किया, यहाँ तक कि उसने हिंदू मंदिरों को भी अपना लिया। उस समय भारत में हो रही घटनाओं का उल्टा था। इस तरह पश्चिम दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ तथा मडागास्कर और अफ्रीका के पूर्वी तट के देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों ने भारत, चीन तथा बाहरी दुनिया के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्कों के सेतु का काम किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति से गहराई से प्रभावित होते हुए भी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने अपनी विशिष्ट संस्कृति विकसित की, जो उच्च स्तर की थी। अरब व्यापारी जो पहले दक्षिण भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करते थे, अब्बासी साम्राज्य की स्थापना के बाद और भी सक्रिय हो उठे, लेकिन अरबों ने भारतीय व्यापारी और धर्मोपदेशकों को विस्थापित नहीं किया। आरंभिक चरण में उन्होंने इस क्षेत्र की जनता को मुसलमान बनाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। इस तरह एक उल्लेखनीय सीमा तक धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता तथा विभिन्न संस्कृतियों का मिलन इन देशों की विशेषताएं थी, और उनमें यह विशेषताएं आज तक बाकी है। सुमात्रा, जावा और मलाया ने इस्लाम को धीरे-धीरे अपनाया। भारत में इस्लाम की स्थिति के बाद मजबूत होने के बाद ही दूसरी जगहों पर बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा। भारत और इन देशों में व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्क तभी टूटे जब इंडोनेशिया में डचों, भारत, बर्मा और मलाया में अंग्रेजों तथा आगे चलकर हिंद चीन में फ्रांसीसियों ने अपने पैर जमा लिए थे।
यहाँ से आपको अध्याय 1 पूरी तरह से फिनिश होता है। अब यहाँ पे आपको अध्याय 2 है, आपको क्या उत्तर भारत और दक्कन। यहाँ पे अध्याय 2 आपका उत्तर भारत और दक्कन 3 साम्राज्यों का युग 3 साम्राज्यों का आपको युग जो आपको 8वीं से 10वीं सदी तक आपको यहाँ पर है। 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक बड़े राज्य पैदा हुए। उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य और हर्ष के साम्राज्य के शासन कोई भी राज्य गंगा की पूरी वादी को अपने नियंत्रण में लाने में असफल नहीं रहा। गंगा की वादी की जनसंख्या और दूसरे संसाधन ही वे आधार थे जिनके सहारे गुप्त राजाओं और हर्ष ने अपना नियंत्रण गुजरात पर स्थापित किया था, जो अपने समृद्ध बंदरगाह और निर्मित वस्तुओं के कारण विदेशी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। मालवा और राजस्थान गंगा वादी और गुजरात के बीच के अनिवार्य कड़ी थे। उत्तर भारत में किसी भी साम्राज्य की भौगोलिक सीमा इसी प्रकार निरूपित होती थी। दक्षिण भारत में चोल कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कावेरी डेल्टा को अपने नियंत्रण में लाने में सफल है। दक्षिण भारत में उनके वर्चस्व का आधार यही था। ईस्वी 750 और 1000 के बीच उत्तर भारत और दक्कन में जो बड़े-बड़े राज्य उत्पन्न हुए वे थे पाल साम्राज्य जो 9वीं सदी के मध्य तक पूर्वी भारत पर छाया रहा, प्रतिहार साम्राज्य जो 10वीं सदी के मध्य तक पश्चिम भारत और गंगा की ऊपरी वादी पर राज करता रहा, और राष्ट्रकूट साम्राज्य जो दक्कन पर राज करता रहा तथा विभिन्न कालों में उत्तर और दक्षिण भारत के इलाकों को भी नियंत्रित करता रहा। हालांकि ये समाज आपस में लड़ते रहते थे, पर इनमें से हर एक ने बड़े-बड़े क्षेत्रों में स्थिर जीवन की परिस्थितियां प्रदान की। कृषि का विस्तार किया, तालाबों और नहरों का निर्माण कराया, कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया, जिनमें मंदिर भी शामिल थे। इन तीनों में आपको राष्ट्रकूट साम्राज्य सबसे लंबा चला। यह अपने काल का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य ही नहीं था, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों में उसने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच पुल का काम भी किया। अब आगे यहाँ पर है उत्तर भारत में वर्चस्व का संघर्ष। यहाँ देखिए संघर्ष यहाँ देखिए हर्ष की मृत्यु के बाद का काल आपको राजनीतिक अव्यवस्था का काल था, और कश्मीर के राजा आपको ललितादित्य ने कुछ समय तक पंजाब को अपने नियंत्रण में रखा। उसका नियंत्रण कन्नौज पर भी रहा, जिसे हर्ष के दिनों से उत्तर भारत में प्रभुसत्ता का प्रतीक माना जाता था। आगे चल के यही स्थिति दिल्ली की आपको दिल्ली की होगी। कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब गंगा की ऊपरी वादी तथा उसके व्यापार और समृद्ध कृषि संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना भी था। कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब ये था कि आपको गंगा की ऊपरी वादी तथा उसके व्यापार और समृद्ध कृषि संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना भी था। ललितादित्य ने बंगाल अर्थात गौड़ पर भी हमला किया और उसके शासकों को मार डाला, पर पाल और गुर्जर प्रतिहार वंशों के उदय के साथ उसकी शक्ति भी समाप्त हो गई। पाल और प्रतिहार बनारस से लेकर दक्षिण बिहार तक के क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए आपस में टकराते रहे। इस क्षेत्र में भी समृद्ध संसाधन थे तथा साम्राज्य से संबंधित अपनी सुविकसित परंपराएं थी। दक्कन के राष्ट्रकूटों से भी प्रतिहारों का टकराव होता रहा। अब आगे हम देखिए पाल साम्राज्य। यहाँ पर देखिए पाल साम्राज्य की स्थापना संवत 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में आपको गोपाल ने की थी, जब उस क्षेत्र में आपको व्याप्त अराजकता को समाप्त करने के क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों ने उसे राजा चुन लिया। शाही परिवार तो दूर, गोपाल किसी ऊंचे परिवार में भी नहीं जन्मा था और उसके पिता संवत एक सैनिक थे। गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया और मगध बिहार तक अपने अधीन ले आया। गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया और मगध बिहार तक मगध जो है वो बिहार में है, तो मगध तक को अपने अधीन ले आया। 770 ईस्वी में गोपाल का पुत्र धर्मपाल राजा बना। तो 770 ईस्वी में गोपाल का पुत्र धर्मपाल राजा बना, जिसने 810 ईस्वी तक शासन किया। कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए पालों, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का त्रिपक्षीय संघर्ष उसके शासनकाल का मुख्य तत्व था। तो कन्नौज और उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए उत्तर भारत पर आपको नियंत्रण के लिए पालो, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का त्रिपक्षीय संघर्ष उसके शासनकाल का मुख्य तत्व था। प्रतिहार राजा गौड़ जो कि बंगाल में था। प्रतिहार राजा गौड़ बंगाल पर चढ़ आया, लेकिन कोई निर्णय हो सके इसके पहले ही प्रतिहार राजा को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हरा दिया और वह राजस्थान के रेगिस्तान में शरण लेने के बाद हो गया। फिर ध्रुव दक्कन लौट गया। इसके कारण धर्मपाल
इसके कारण आपको धर्मपाल के लिए मैदान खाली हो गया। उसने कन्नौज पर कब्जा कर लिया और एक शानदार दबाव लगाया, जिसमें पंजाब, पूर्वी राजस्थान आदि के अधीनस्थ शासकों ने भाग लिया। कहा जाता है कि धर्मपाल का शासन भारत की उत्तर पश्चिम सीमा के आखिरी हद तक फैला हुआ था और संभवतः मालवा और बरार भी उसमें शामिल था। स्पष्ट रूप से इसका मतलब यह है कि इन क्षेत्रों के शासकों ने धर्मपाल की अधिराज्य स्वीकार कर ली थी। धर्मपाल का विजय काल 790 से लेकर 800 ईस्वी के बीच माना जा सकता है। लेकिन धर्मपाल उत्तर भारत में अपनी सत्ता को स्थायी नहीं बना सका। नागभर द्वितीय के काल में प्रतिहारों की शक्ति का पुनरुत्थान हुआ। धर्मपाल पीछे हटा मगर मुंगेर के पास हरा दिया गया। बिहार और आज का पूर्वी उत्तर प्रदेश पारों और प्रतिहारों के बीच टकराव का कारण रहा। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पारों और प्रतिहारों के बीच टकराव का कारण। हालांकि बंगाल के अलावा बिहार भी अधिकतर पारों के नियंत्रण में ही रहा। बिहार भी अधिकतर आपको पारों के नियंत्रण में ही आपको रहा। अब देखिए उत्तर में मिली असफलता ने पाल शासकों को दूसरी दिशा में प्रयास करने की बात कर दिया। धर्मपाल का बेटा देवपाल 810 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने 40 वर्षों तक शासन किया। उसने अपना नियंत्रण प्रयाग, ज्योतिषपुर, असम और उड़ीसा के कुछ भागों पर भी स्थापित किया। समस्त आधुनिक नेपाल का एक भाग भी पालों के अधीन आ चुका था। आधुनिक नेपाल का एक भाग भी आपको पालों के अधीन आ चुका था। इस तरह 8वीं सदी के मध्य से लेकर 9वीं सदी के मध्य तक लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल राजाओं का वर्चस्व रहा। कुछ समय तक उनका नियंत्रण बनारस तक फैला रहा। उनकी शक्ति की गवाही सुलेमान नाम के एक अरब सौदागर ने दी है, जो 9वीं सदी के मध्य में भारत आया था और उसने यहाँ का वृत्तांत लिखा है। वह पाल राज को रूहमा या धर्मपाल का संक्षेप धर्मपाल का संक्षेप को धर्मा बोलते हैं। धर्मा कहता है इसके अनुसार पाल राजा का अपने पड़ोसी प्रतिहार और राष्ट्रकूट से युद्ध चलता रहता था, पर उसकी सेना उसके विरोधियों की सेनाओं से अधिक थी। वह हमें बताता है कि 50,000 हाथियों की सेना लेकर चलना पाल राजाओं का कायदा था और उसकी सेना में 10,000 से 15,000 व्यक्ति कपड़ों की सफाई और धुलाई में लगे रहते थे। अगर इन आंकड़ों में अतिशयोक्ति हो तो भी हम मान सकते हैं कि पालों के पास एक बड़ी सेना थी, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि उनकी एक विशाल अस्थायी सेना थी या उनकी सेना अधिकतर सामंतों पर आधारित होती थी। पालों के बारे में तिब्बती वृत्तांत भी हमें सूचनाएं देते हैं। हालांकि ये 17वीं सदी में लिखे गए थे। इसके अनुसार पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान और धर्म के महान संरक्षक थे। पूरे पूर्वी जगत में प्रसिद्ध रह चुके नालंदा विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने पुनरुत्थान किया। पूरे पूर्वी जगत में प्रसिद्ध रह चुके नालंदा विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने पुनरुत्थान किया और उसका खर्च पूरा करने के उसने 200 गांव अलग कर दिए थे। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी स्थापित किया। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया। देखिए पूरे पूर्वी जगत में प्रसिद्ध रह चुके नालंदा विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने पुनरुत्थान किया और उसका खर्च पूरा करने के उसने 200 गांव अलग कर दिए थे। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी स्थापित किया, जिसकी प्रसिद्धि नालंदा से कुछ ही कम थी। यह मगध में गंगा किनारे मनमोहक वातावरण के बीच एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। पालों अनेक विहार बनवाए, जिनमें बौद्ध भिक्षुओं की बड़ी संख्या रहती थी। तिब्बत से भी आपको पाल शासकों गहरे सांस्कृतिक संबंध थे। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों शांत रक्षित और दीपांकर उर्फ अतीश को तिब्बत निमंत्रित किया गया था और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म के एक नए रूप को परिचित किया। फलस्वरूप अनेक तिब्बती बौद्ध अध्ययन के नालंदा और विक्रमशिला आए। यूं तो पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे, पर शैव और वैष्णव मतों को उन्होंने संरक्षण दिया था। पाल शासक यूं तो आपको बौद्ध मत के संरक्षक थे, पर शैव और वैष्णव मतों को उन्होंने संरक्षण दिया। उन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मणों को एक बड़ी संख्या जो भागकर बंगाल पहुंचे थे दान दिए। उनकी आबादी का पश्चिम बंगाल में कृषि का प्रसार हुआ था। अनेक पशुपालक और खाद्य संग्राहक समुदाय अस्थायी रूप से बसकर खेती करने लगे। बंगाल की बढ़ती समृद्धि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों अर्थात बर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा आदि के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क बनाने में भी सहायक हुई।
दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ पे देखिए दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार बहुत लाभदायक था, जिससे पाल साम्राज्य की समृद्धि में बढ़ोतरी हुई। इन देशों के साथ व्यापार के कारण बंगाल में सोना और चांदी का भंडार भी बढ़ा। शैलेंद्र शासक जो बौद्ध था तथा मलाया जावा सुमात्रा और पड़ोसी द्वीपों पर राज करते थे। उन्होंने पालों के दरबार में अनेक राजदूत भेजे। उन्होंने नालंदा में एक मठ बनाने की अनुमति भी मांगी था। उसके रखरखाव के लिए पाल राजा देवपाल से 5 गाँव देने की प्रार्थना भी की। यह प्रार्थना मान ली गई। इसे दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध का पक्का सबूत माना जा सकता है। इस काल में फारस की खाड़ी क्षेत्र के साथ भी व्यापार बढ़ा। अब यहाँ देखिए प्रतिहार को देखिए, लंबे समय तक कन्नौज पर शासन करने वाले प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि वे गुर्जरों के वंशज थे। जाटों की तरह घुमक्कड़ पशुपालक और योद्धा थे। प्रतिहारों ने मध्य और पूर्वी राजस्थान में अनेक रजवाड़े स्थापित किए। मारवाड़ और गुजरात पर नियंत्रण के राष्ट्रकूटों से वे टकराते रहे और बाद में कन्नौज के लिए भी, जिसका मतलब गंगा की ऊपरी घाटी पर नियंत्रण पाना था। प्रतिहारों की राजधानी पहले भनीमाल में थी। प्रतिहारों की राजधानी पहले कहाँ पर थी? तो प्रतिहारों की राजधानी पहले आपको भनीमाल में थी। उन्हें नागभट्ट प्रथम के काल में प्रमुखता मिली। नागभट्ट ने सिंह के अरब शासकों का, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे थे, जमकर विरोध किया। अरब गुजरात को तेजी से बढ़े, पर गुजरात के चालुक्य राजा के हाथों 738 ईस्वी में उनकी निर्णायक हार हुई। मतलब अरबों की हार हो गई। हालांकि छोटी छोटी अरब घुसपैठ जारी रही, पर उसके बाद अरब वास्तविक खतरा नहीं रहा। आपको वास्तविक खतरा नहीं रहा। प्रतिहार राजाओं गंगा के ऊपरी वादी और मालवा पर नियंत्रण फैलाने के आरंभिक प्रयासों को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गोपाल तृतीय ने नाकाम कर दिया। राष्ट्रकूटों ने 790 ईस्वी में और फिर 806 में प्रतिहारों को हराया। तो अब फिर प्रतिहारों को हराया राष्ट्रकूटों ने 790 ईस्वी में और फिर आपको 807 ईस्वी में प्रतिहारों को हराया, किंतु इसके बाद वे दक्कन लौटकर और पालों के लिए मैदान खुला छोड़ गए। समतल मालवा और गुजरात पर वर्चस्व रखना ही राष्ट्रकूट का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रकूटों का प्रमुख उद्देश्य था। प्रतिहार समाज के वास्तविक संस्थापक और इस वंश का महानतम शासक भोज था। प्रतिहार समाज का वास्तविक संस्थापक और इस वंश का महानतम शासक भोज था। भोज का आरंभिक जीवन या सत्तारोहण के समय के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है। उसने प्रतिहार साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया था 837 ईस्वी के आसपास कन्नौज को वापस जीत के, और जो लगभग एक सदी तक प्रतिहार समाज की राजधानी रही। मतलब कन्नौज भी प्रतिहार समाज की एक सदी तक आपको राजधानी रही। अब भोज ने पूरा में पाँव फैलाने की कोशिश की। भोज ने पूरा में क्या पाँव फैलाने की कोशिश किया? भोज ने पूरा में पाँव फैलाने की कोशिश की, पर पाल राजा देवपाल ने उसे हरा आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर वह मध्य भारत, दक्कन और गुजरात की ओर मुड़ गया। इसने राष्ट्रकूटों के साथ प्रतिहारों का संघर्ष फिर से शुरू हो गया। इससे आपको क्या हुआ कि इससे राष्ट्रकूटों के साथ प्रतिहारों का संघर्ष फिर से शुरू हो गया। नर्मदा किनारे हुई एक खूनी लड़ाई के बाद भोज मालवा के एक अच्छे खासे भाग पर और गुजरात के कुछ भागों पर अपना वर्चस्व बनाए रखने में सफल रहा। पर दक्कन में वो आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए उसने फिर उत्तर की ओर अपनी निगाह घुमाई। एक सितारे के अनुसार उसका राज्य सतलुज नदी के पश्चिमी तट तक फैला हुआ था। अरब यात्रियों समय पता चलता है कि प्रतिहार शासकों के पास भारत की सर्वोत्तम घुड़सवार सेना थी। उन दिनों मध्य एशिया और अरब प्रदेश से घोड़ों का आयात भारत के व्यापार का एक महत्वपूर्ण मत था। देवपाल के मरने और पाल साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद भोज ने पूर्व में भी अपना साम्राज्य फैलाया। कथाओं में भोज का नाम मशहूर है। समस्त आरंभिक जीवन में भोज के दुस्साहसिक कार्यों, अपने खोए हुए समाज की धीरे-धीरे पुनर्स्थापना और अंततः कन्नौज की पुनर्विजय ने उसे उसके समकालीनों की कल्पना में विशेष स्थान दिला दिया था। भोज जो था वो विष्णु भक्त था और उसने आदि वराह की उपाधि ग्रहण किया था। भोज विष्णु भक्त था और उसने आपको आदि वराह की उपाधि ग्रहण किया था, जो उसके कुछ सिक्कों पर भी अंकित मिलती है। तो भोज जो था वो आपको विष्णु भक्त था और उसने आदि वराह की उपाधि ग्रहण किया था, जो कुछ उसके सिक्कों पर अंकित मिलता है। उज्जैन पर राज करने वाले भोज परमार से उसे भिन्न दिखाने के उसे कभी-कभी मिहिर भोज भी कहा जाता है। उज्जैन पर राज करने वाले भोज परमार से उसे भिन्न दिखाने के लिए उसे कभी-कभी मिहिर भोज भी कहा जाता है। अब भोज की मृत्यु भोज परमार अलग था और मिहिर भोज या भोज अलग था। तो मिहिर भोज को ही सिर्फ भोज बोलते हैं। मिहिर भोज को ही
भोज उर्फ मिहिर भोज बोलते हैं, और भोज परमार एक अलग था। अब देखिए भोज की मृत्यु संवत 850 ईस्वी के आसपास उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम उसका उत्तराधिकारी बना। 908 से 909 ईस्वी तक राज्य करने वाले महेंद्रपाल ने भोज के साम्राज्य को कायम रखा था। उससे मगध और उत्तर बंगाल तक फैला। उसके शिलालेख काठियावाड़, पूर्वी पंजाब और अवध में भी मिले हैं। महेंद्रपाल ने कश्मीर के राजा से भी युद्ध किया, मगर उसे पंजाब का कुछ क्षेत्र सौंपना पड़ा, जिसे भोज ने जीता था। इस तरह प्रत्यार आरंभिक 9वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के मध्य तक 100 वर्षों से अधिक काल तक उत्तरी भारत पर राज करते रहे। बगदाद का निवासी अल-मसूदी, जो 915 से 916 ईस्वी में गुजरात आया था, प्रतिहार शासकों की भारी शक्ति और प्रतिष्ठा का तथा उनके साम्राज्य की विशालता का वर्णन करता है। आपको देखिए वह गुर्जर प्रतिहार राज को अर्जुज मतलब गुजरात का भ्रष्ट रूप कहता है, तथा राजा को बोर कहता है, जो समर्थक भोज की उपाधि आदि वरा का भ्रष्ट उच्चारण है। देखिए हालांकि भोज तब तक मर चुका था। अल मसूदी कहता है कि जुज साम्राज्य में 1,80,000 गाँव, नगर और ग्रामीण क्षेत्र थे, तथा यह 2,000 किलोमीटर लंबा और 2,000 किलोमीटर चौड़ा था। राजा की सेना के 4 अंक थे, प्रत्येक में 7 लाख से 9 लाख सैनिक थे। उत्तर की सेना लेकर वह मुल्तान के बादशाह और दूसरे मुसलमानों के खिलाफ जो उसके साथ देते थे लड़ाई लड़ता है। उत्तर की सेना लेकर वह मुल्तान के बादशाह और दूसरे मुसलमानों के खिलाफ जो उसका साथ देते हैं लड़ाई लड़ता है। दक्षिण की सेना राष्ट्रकूटों से लड़ती थी, और पूरा बारी आपको पालों से। उसके पास युद्ध के लिए प्रशिक्षित केवल 2,000 हाथी थे, पर उसकी घुड़सवार सेना देश भर में सर्वश्रेष्ठ थी। पर उसकी घुड़सवार सेना देश भर में आपको सर्वश्रेष्ठ थी। प्रतिहार ज्ञान, विज्ञान और साहित्य के संरक्षक थे। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर भोज के पोते और महिपाल के दरबार में थे। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर भोज के पोते और महिपाल के दरबार में थे। प्रतिहार ने कन्नौज को भी अनेक सुंदर भवनों और मंदिरों से सजा रखा था। 8वीं और 9वीं सदी में अनेक भारतीय विद्वान दूतों के साथ बगदाद के खलीफा के दरबार में गए। इन विद्वानों ने अरब दुनिया को भारतीय विज्ञानों से और विशेषकर गणित, बीजगणित और आयुर्विज्ञान से परिचित कराया। हमें इन दूतों को भेजने वाले भारतीय राजाओं के नाम ज्ञात नहीं है। सिंध के अरब शासकों से प्रतिहारों की शत्रुता सबको पता थी। सिंध के अरब शासकों से प्रतिहारों की शत्रुता सबको पता थी। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि इस काल में भी भारत और पश्चिम एशिया के बीच विद्वानों और वस्तुओं का आवागमन जारी रहा। 915 और 918 ईस्वी के बीच राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने फिर कन्नौज पर आक्रमण किया। 915 और 918 के बीच राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने फिर से कन्नौज पर आक्रमण किया और नगर को तबाह करके रख दिया। इससे प्रतिहार समाज कमजोर हुआ और संभवतः गुजरात राष्ट्रकूटों के हाथों में चला गया, क्योंकि अल मसूदी का कथन है कि समुद्र तक प्रतिहार समाज की पहुंच नहीं थी। गुजरात विदेश व्यापार का गढ़ और उत्तर भारतीय वस्तुओं को पश्चिम एशिया के देशों में भेजने वाला प्रमुख केंद्र था, इसलिए उसकी हानि से प्रतिहारों को एक और धक्का लगा। 963 ईस्वी के आसपास एक और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा को हराया। उसके बाद से प्रतिहार समाज का तेजी से विघटन होने लगा। अब यहाँ देखिए आपको राष्ट्रकूट यहाँ पर आपको राष्ट्रकूट वंश को देखते हैं थोड़ा सा। एक उत्तर भारत पर जब पारों और प्रतिहारों का शासन था, तब दक्कन का राष्ट्रकूट शासन कर रहा था। तब दक्कन पर देखिए उत्तर भारत पर जब पारों और प्रतिहारों का शासन था, तब दक्कन पर राष्ट्रकूट शासन कर रहे थे। यह एक उल्लेखनीय राजवंश था, जिसने आपको योद्धाओं और कुशल प्रशासकों को एक लंबी श्रृंखला आपको प्रस्तुत की। इस राज का संस्थापक दंतीदुर्ग था, जिसने आधुनिक सोलापुर के पास मानेखेत या मलखेल को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये जो आपको राष्ट्रकूट था, इसने अपनी राजधानी मानेखेत या मल था। जल्द ही पूरा उत्तर महाराष्ट्र राष्ट्रकूटों के अधीन आ गया। जैसा कि हमने बताया, गुजरात और मारवाड़ वर्चस्व के राष्ट्रकूट ने प्रतिहारों से भी लुहा लिया। हालांकि उनके हमलों का राष्ट्रकूट साम्राज्य का गंगा की वादी तक प्रसार में भारी दौलत मिली और राष्ट्रकूटों की प्रसिद्धि आपको वेंगी मतलब आधुनिक आंध्र प्रदेश के
पांडवों के खिलाफ भी बराबर युद्ध करते रहे। राष्ट्रकूट राजा, देखिए राष्ट्रकूट राजा में आपको गोविंद तृतीय, राष्ट्रकूट राजा में गोविंद तृतीय, जिसका कार्यकाल 793 से लेकर 800 ईस्वी तक, और आपको अमोघ वर्ष जो आपको 714 से लेकर 878 ईस्वी तक रहा। समतः महान शासक, राष्ट्रकूट राजा में आपको गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष महान शासक थे। कन्नौज के, देखिए कन्नौज के नागभट्ट के खिलाफ एक सफल अभियान में और मालवा पर अधिकार कर लेने के बाद गोविंद तृतीय दक्षिण को मुड़ा। एक शिलालेख से हमें पता चलता है कि गोविंद ने केरल पांडे और चोल राजाओं को भयभीत कर दिया था। पल्लवों का तो विनाश ही हो गया। कर्नाटक का गंग जो क्षुद्रता के कारण असंतोष का पात्र बना, जंजीरों में जकड़ा गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। लंका के राजा और उसके मंत्री को, जो अपने ही हितों की उपेक्षा करने लगे थे, पकड़ कर कैदियों के रूप में हालापुर लाया गया। लंका के स्वामी की 2 मूर्तियां मानखेत लाई गई और एक शिव मंदिर के सामने विजय स्तंभ के रूप में लगा दी गई। अमोघ वर्ष ने 64 वर्षों तक राज किया, पर उसका स्वभाव ऐसा था कि वह युद्ध पर धर्म और साहित्य को वरीयता देता था। वह स्वयं एक लेखक था और कन्नड़ में काव्य शास्त्र पर पहली पुस्तक लिखने का श्रेय उसे दिया जाता है। कन्नड़ में काव्य शास्त्र लिखने का श्रेय किसको दिया जाता है? इसी को दिया जाता है। क्या नाम है इसका? अमोघ वर्ष को दिया जाता है। अब देखिए, चूंकि वह एक महान निर्माता था और कहते हैं कि राजधानी मानखेत को उसने ऐसा बनवाया कि इंद्रपुरी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। अमोघ वर्ष ने अपनी राजधानी मानखेत को ऐसा बनाया कि इंद्रपुरी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। अमोघ वर्ष के काल में दूर तक फैले राजपूत समाज में अनेक विद्रोह हुए। इनको मुश्किल से वश में किया जा सका और उसकी मृत्यु के बाद भी ये फिर शुरू हो गए। साम्राज्य की पुनर्स्थापना उसके पोते इंद्र तृतीय का शासन का 915 से 927 ईस्वी तक। साम्राज्य की पुनर्स्थापना उसके पोते इंद्र तृतीय ने की। 915 महिपाल की पराजय और कन्नौज की लूट के बाद इंद्र तृतीय ने अपने समय का सबसे शक्तिशाली राजा बन बैठा। उन दिनों भारत की यात्रा पर आए अल-मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बल्लर या बल्लभ राज भारत का सबसे बड़ा राजा था और अधिकांश भारतीय राजा उसकी अधिराजी को स्वीकार करते थे और उसके दूतों का सम्मान करते थे। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और अनगिनत हाथी थे। कृष्ण तृतीय का शासन का आपको 934 से 963 ईस्वी तक। कृष्ण तृतीय प्रतिभाशाली शासकों की श्रृंखला में अंतिम था। मालवा के परमार और वेगी के पूर्वी चालुक्यों के साथ वह युद्धरत रहा। उसने तंजावुर के चोर शासकों के खिलाफ भी अभियान छेड़ा, जिन्होंने कांची के पल्लवों को विस्थापित किया था। कृष्ण तृतीय ने चोल राजा पर्णटक प्रथम को 949 में हराया और चोल साम्राज्य उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। फिर वह रामेश्वरम की तरफ बढ़ा, जहाँ उसने एक विजय स्तंभ और एक मंदिर बनवाया। उसकी मृत्यु के बाद उसके सभी विरोधी उसके उत्तराधिकारी के खिलाफ एकजुट हो गए। राष्ट्रकूट राजधानी मलखेल को 972 ईस्वी में लूट कर जला दिया गया। राष्ट्रकूट राजधानी मलखेल को 972 ईस्वी में जलाकर लूट लिया गया। इस तरह आपको राजपूत समाज का अंत हो गया। दक्कन में राजपूत शासन लगभग 200 वर्षों तक 10वीं सदी के अंत तक जारी रहा। धार्मिक दृष्टिकोण से राष्ट्रकूट राजा सहिष्णु थे तथा वे केवल शैव और वैष्णव ही नहीं बल्कि जैन मत के भी संरक्षक थे। एलोरा में चट्टान काट कर बनाया गया सुप्रसिद्ध शिव मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा 9वीं सदी में बनाया गया था। एलोरा में चट्टान काट कर बनाया गया सुप्रसिद्ध शिव मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा 9वीं सदी में बनाया गया था। कहते हैं कि उसका उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष जैन था, लेकिन वह दूसरे धर्मों को भी संरक्षण देता था। राष्ट्रकूटों ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने और इस्लाम का प्रचार करने की अनुमति दी। कहते हैं कि इन मुसलमानों के अपने मुखिया थे और राष्ट्रकूट समाज के अनेक तटीय नगरों में नमाज के लिए उनकी बड़ी मस्जिदें थी। सहिष्णुता की इस नीति ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया और जिससे राष्ट्रकूटों की समृद्धि बढ़ी। राष्ट्रकूट शासक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। उनके दरबारों में हमें संस्कृत के विद्वान ही नहीं ऐसे कवि और अन्य लोग भी दिखाई देते जो प्राकृतिक और भ्रष्ट लिखते थे। ये ही तथाकथित भ्रष्ट भाषाएं थी जो
आधुनिक भारत की विभिन्न भाषाओं के स्रोत थी। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू और उसका पुत्र संभवतः राष्ट्रकूट दरबार से संबंधित था। तो महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू और उसका पुत्र संभवतः राष्ट्रकूट दरबार से संबंधित था। अब देखिए आप राजनीतिक, अगला टॉपिक यहाँ देखिए राजनीतिक विचार और संगठन। देखिए इन साम्राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था उत्तर में गुप्त साम्राज्य और हर्ष के राज्य और दक्कन में चालुक्यों के आचार विचार पर आधारित थी। शासक पहले की ही तरह सभी मामलों का केंद्र था। वह प्रशासन का प्रमुख भी था और सशस्त्र बलों का प्रमुख सेनापति भी था। वह एक शानदार दरबार लगाता था। पैदल और घुड़सवार सेना को दलान में रखा जाता था। युद्ध में पकड़े गए हाथी और घोड़ों को उसके सामने पेश किया जाता था। राजकीय सहायक सदा उसकी सेवा में तैनात रहते थे। सामंतों, मातहत सरदार और राजदूतों के आने जाने को वे ही नियंत्रित करते थे तथा अन्य उच्च अधिकारियों पर नजर रखते थे जो नियमित रूप से राजा की सेवा में थे। राजा ही न्याय करता था। दरबार राजनीतिक मामलों और न्याय ही नहीं, सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र होता था। नर्तकियां और कुशल संगीतकार भी दरबार में रहते थे। उत्सव के अवसर पर राजपरिवार की महिलाएं भी दरबार में उपस्थित रहती थी। अरब लेखकों के अनुसार राष्ट्रकूट साम्राज्य में स्त्रियां अपने चेहरों को ढकती नहीं थी। राजा का पद सामान्यतः पुश्तैनी होता था। उस काल में व्याप्त अशिक्षा के कारण उस काल के विचारक राजा के प्रति पूर्ण निष्ठा और आज्ञाकारिता पर जोर देते थे।